हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड लेक्चर ऑफ पॉलिटी। हम जितना जल्दी हो पा रहा है उतना जल्दी ख़त्म कर रहे हैं एंड पूरा प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर आपको मैं बताऊं तो आप प्लीज़ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है मेंटोरिस्टिक एस्पिरेंट्स नाम से, उसको भी ज्वाइन करिए। उसमें भी आपको शॉर्ट्स मिलेंगे जो हम यहाँ पर आ रहे हैं, उसके शॉर्ट्स हम वहाँ भी डालेंगे। ओके। सो जितना जल्दी हो सकता है हम उतना जल्दी ख़त्म करेंगे। जैसे जैसे PT 365 आती जाएगी हम उतना जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। तो आप लोग भी बिल्कुल एकदम मन लगा के पढ़िए बिकॉज एग्ज़ाम आने ही वाला है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो अब आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो हमारी करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, दैट इज़ 15th प्रेसिडेंट है हमारी इंडिया की एंड फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया की। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज ट्राइबल फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है एंड सेकेंड विमेन प्रेसिडेंट है एंड दूसरी चीज़ 15th प्रेसिडेंट है हमारी इंडिया की। तो द्रौपदी मुर्मू जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जो यूपीएससी के अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑब्वियसली इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें पूछेगा, ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है वैसा कुछ पूछेगा। तो वो देख लेते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से रिलेटेड है। तो पहला अगर बात करें तो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 52 जो है वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बोला आर्टिकल 52 में यही बोला गया है कि हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। आर्टिकल 54 की बात करें तो इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का उसके बारे में बताया है कि जो भी इलेक्टोरल कॉलेज है, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे लोकसभा राज्यसभा के एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और जो भी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे स्टेट एंड पुडुचेरी के, तो वो सारे इंक्लूडेड होंगे इलेक्टोरल कॉलेज में। आर्टिकल 55 में बोला है कि डिफरेंट स्टेट्स जो है, मतलब अगर बात करें हमारे स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन, हर स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन है, बट रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए हर स्टेट का वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। आर्टिकल 55 में बोला है कि डिफरेंट स्टेट में भले पॉपुलेशन अलग अलग हो, भले एमएलएज अलग अलग हो, एमएलएज किसी स्टेट से ज़्यादा आ रहे हैं, किसी स्टेट से कम आ रहे हैं एमपीज, ठीक है, तो भले वो अलग हो, बट डिफरेंट स्टेट्स में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन में। ओके। आर्टिकल 56 टर्म जो है हमारे प्रेसिडेंट का बताता है कि जो कि 5 years टर्म्स है। 57 जो है एलिजिबल है हमारे प्रेसिडेंट री इलेक्शन के लिए, याद रखिएगा हमारे प्रेसिडेंट जो है री इलेक्ट हो सकते हैं। आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट कैसे हमारे इलेक्ट होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है वो दी गई है। तो पहली चीज़ है कि प्रेसिडेंट हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरी चीज़ 35 ईयर्स ऑफ एज के होने चाहिए। तीसरी चीज़ जो हमारा हाउस ऑफ द पीपल है, लोकसभा जो है, उसके लिए उसके मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। याद रखिएगा किसके मेंबर होने के लिए, लोकसभा के मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। ओके। तो क्वालिफिकेशन, 3 क्वालिफिकेशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिया हो, और क्वालिफाइड होने चाहिए लोकसभा के मेंबर होने के लिए। आर्टिकल 62 बोला गया है कि जब भी अगर हमारा इलेक्शन मान लीजिए 5 साल का टर्म होता है, तो 5 साल के एक्सपायरेशन के टर्म के पहले ही आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ेगा प्रेसिडेंट। ये नहीं कि प्रेसिडेंट हट गए हैं और अब आप इलेक्शन करवा रहे हैं, नहीं, प्रेसिडेंट रहते ही आपको 5 साल के जैसे ही एक्सपायरी हो रहा होगा उनका टर्म, उसी के 6 मंथ बिफोर आपको इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 62 बोलता है। तो दीज आर द सम आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स कम टू प्रेसिडेंट इलेक्शन। आर्टिकल 62 क्लॉज 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें बोलता है कि एक्सपायरेशन के पहले, टर्म एक्सपायर होने के पहले हमको प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना है, ठीक है। इलेक्टोरल इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज होना चाहिए। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होने चाहिए, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, याद रखिएगा, ओनली इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं हमारे बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ जो हमारे स्टेट्स के लेजिस्लेचर है, और यूटीज़ जो दिल्ली एंड पुडुचेरी जो है जहाँ पे लेजिस्लेचर है, उनकी यूटीज़ के जो है मेंबर, इलेक्टेड मेंबर सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे। याद रखिएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करते। तो कौन से मेंबर इंक्लूडेड नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, असेंबलीज एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके मेंबर्स जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूडेड नहीं है। ओके।
अब आते हैं इलेक्शन जो है वो आपको पता है एज पर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आपको पता है हम एफपीटीपी सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है लोकसभा के इलेक्शन के लिए फॉलो करते हैं विच इज़ द डायरेक्ट इलेक्शन पीपल आते हैं इलेक्ट करते हैं बट हम इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का वो करते हैं एमएलएज वगैरह जो है वो वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब विनिंग कैंडिडेट को जो है सिक्योर करना पड़ेगा जितने भी मेजॉरिटी मतलब 50% अगर वैलिड वोट्स हैं तो 50% मतलब वैलिड वोट्स जितने भी हैं उसका 50% आपको सिक्योर करना पड़ेगा +1 ठीक है प्लस एक वोट ज़्यादा। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसमें एप्लीकेबल नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ आपने पढ़ा होगा 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया एंड एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर बात करें तो ये 10th शेड्यूल में जोड़ा गया हमारे। और एंटी डिफेक्शन लॉ में यही होता है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी है और कोई उस पार्टी का मेंबर मान लीजिए रूलिंग पार्टी का कोई मेंबर या फिर अपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर उस पार्टी के अगेंस्ट वोट कर रहा है तो वो जो है उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होगा। बट अगर बात करें प्रेसिडेंट इलेक्शन की तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में ऐसा कोई पार्टी सिस्टम नहीं वो होता। एमएलए और एमपीज जो है वो अपना अलग अलग वोट डालते हैं तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता। प्लीज़ याद रखिएगा प्रेसिडेंट इलेक्शन में एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। अंडर आर्टिकल 324 की बात करें तो ऑब्वियसली आपको पता है 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की गई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। ओके सो दीज आर द सम पॉइंट्स। अब वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात करें तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स के यूटीज़ के इंक्लूडिंग दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर के ये सारे जो है हमारे बेस्ड होंगे। वैल्यू ऑफ वोट जो है पहले 708 थी बट अभी 2022 प्रेसिडेंशियल पोल में वैल्यू ऑफ वोट 700 हो चुकी है ठीक है पहले ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके सो दिस इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप इट इज़ क्लियर वेरी क्लियर ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। कौन कौन के दिल्ली पुडुचेरी के मेंबर्स वो करते हैं ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। वैलिड वोट 50% ऑफ द वैलिड वोट +1 जो है उससे आप कैंडिडेट विन करेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता। नाउ लेट्स कम टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करंटली अगर बात करें तो जगदीप धानकर जो है ये हमारे इलेक्ट हुए हैं इंडियाज़ 14th वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बोले हैं ठीक है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है। अब प्रेसिडेंट हमने देखा 52 के अंदर है तो वाइस प्रेसिडेंट किसके अंदर है 63 के अंदर। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की अगर बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए हमारे इंडिया में आर्टिकल 62 के अंदर। 64 बोला है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के मतलब राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो हमारे कौन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। 66 बोला है इनका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जैसे हमारा प्रेसिडेंट का होता है। इनमें जो है इनके इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ हमारे मेंबर जो है पार्लियामेंट के सिर्फ वही बोथ द हाउसेज जो है हमारे पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भले वो इलेक्टेड हो भले वो नॉमिनेटेड हो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ओके सिर्फ इनमें जो है तो प्रेसिडेंट में हमने देखा कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेट के भी करते हैं एंड प्लस हमारे पार्लियामेंट के भी करते हैं। बट यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ सिर्फ हमारे बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के जो पूरे मेंबर्स हैं भले वो इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो वो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे बट इसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स जो हैं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आर्टिकल 67 की अगर बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ऑफिस का टर्म जो है दैट इज़ 5 ईयर्स है उनका भी। और आर्टिकल 68 यही बोलता है कि बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म आपको वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना पड़ेगा। ओके नाउ लेट्स कम टू सम पॉइंट्स। इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन जो कि हमने बताया बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ही सेलेक्ट होते हैं और वोटिंग जो होती है इनकी सीक्रेट बैलेट से होती है ठीक है। ओपन बैलेट नहीं होता सीक्रेटली इलेक्ट होते हैं। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के और चेयरमैन जो है राज्यसभा के मतलब हमारे वाइस प्रेसिडेंट अंडर रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस में बोला है कि किसी भी मेंबर को डायरेक्ट कर सकते हैं अगर उनका ओपिनियन जो है वो डिसऑर्डरली कहीं कहीं हाउस से मैच नहीं कर रहा हो तो उनको जो है उनके कंडक्ट उस मेंबर को डायरेक्ट कर सकते हैं ठीक है फ्रॉम द हाउस। विड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस मतलब उनको वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं तो चेयरमैन के पास इतनी पावर होती है। तो अभी हमने पढ़ लिया वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि राजीव गांधी असैसिनेशन केस हुआ था। अभी हमने आर्टिकल 142 देखा था पिछले वाले लेक्चर में
ठीक है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिक्री और जो भी वो होगा वो पूरे एप्लीकेबल होगा पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया पे, ना कि सिर्फ एक स्टेट पे। ठीक है, तो जहाँ पे भी वो केस फॉलो वो करेंगे वहाँ हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑब्जर्व किया है कि जो मतलब तमिलनाडु गवर्नर ने डिसाइड किया था कि राजीव गांधी असैसिनेशन केस में हम पार्डन करेंगे कुछ कुछ कन्विक्ट्स को। तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन देगा कि सेंटर का क्लेम कि प्रेसिडेंट जो है उनके पास एक्सक्लूसिव पावर होती है कि वो डिसाइड करे चीज़ों को। तो अभी हम देखते हैं किस किस चीज़ों में। तो गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या न्यूज़ में था, किस लिए न्यूज़ में था, आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्डनिंग पावर डिफरेंस क्या होता है गवर्नर की पार्डनिंग पावर एंड द प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर। अब अपॉइंटमेंट, अगर हम गवर्नर की बात करें, गवर्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात करें तो अंडर आर्टिकल 155 एंड 156 गवर्नर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, दैट यू नो वेरी थरली लाइक। और वो तब तक ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक वो प्लेजर इंजॉय कर रहे हैं प्रेसिडेंट का। अगर वो प्लेजर इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो गवर्नर को जो है अगर प्लेजर, वैसे गवर्नर 5 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बट अगर वो प्लेजर एंजॉय नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट का तो वो गवर्नर को फिर भी 5 साल से पहले भी वहाँ से हटना पड़ेगा गवर्नर की पोस्ट पे। और अगर बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है कि किस मैनर में गवर्नर और स्टेट जो है इंगेज करेंगे अगर उनका ओपिनियन जो है डिफरेंस है। याद रखिएगा किस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में कहीं पर भी नहीं दिया है कि गवर्नर और स्टेट जो है कैसे इंगेज करेंगे अगर उन दोनों के में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया। तो गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और होल्ड ऑफिस करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। अब प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 72 के अंदर उनको पार्डनिंग पावर ग्रांट की गई है और हमारे गवर्नर जो है उनको आर्टिकल 161 के अंदर पार्डनिंग पावर ग्रांट की गई है। अब आर्टिकल 72 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देते हैं सारे केसेस में, भले वो कोर्ट मार्शियल का केस हो, भले वो पार्डन करना है हमको सेंटेंस डेथ का, भले वो पनिशमेंट जो है अगेंस्ट पनिशमेंट और सेंटेंस जो है इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है। बट अगर वही चीज़ हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल के लिए पावर नहीं है और गवर्नर के पास हमारी मतलब पार्डन करने की, डेथ सेंटेंस वो पार्डन नहीं कर सकते। वो पार्डन कर सकते, गवर्नर सस्पेंड कर सकता है डेथ सेंटेंस, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस, बट पार्डन नहीं कर सकता। पूरी तरह जो है डेथ सेंटेंस माफ़ नहीं कर सकता कि इसको आपको डेथ सेंटेंस नहीं देना है। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर ऑफ स्टेट ऑल्सो possesses द पार्डनिंग पावर बट इट डिफर्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन फॉलोइंग टू रेस्पेक्ट्स। प्रेसिडेंट कैन पर्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शियल बाइल गवर्नर कैन नॉट। याद रखिएगा कोर्ट मार्शियल के जितने भी केसेस है गवर्नर नहीं पार्डन कर सकता और प्रेसिडेंट जो है डेथ सेंटेंस पार्डन कर सकता है बट गवर्नर नहीं कर सकता। गवर्नर से सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस। ओके, नाउ लेट्स कम टू पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या क्या इंक्लूड होती हैं। तो पार्डन की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि पूरी तरह सेंटेंस जो है कन्विक्शन का और कंप्लीटली जो है एब्जॉल्व कर देना, कंप्लीटली ख़त्म कर देना, उसको हम पार्डन बोलते हैं। कम्यूटेशन की बात करें तो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करना। मान लीजिए आपको कोई और पनिशमेंट मिली है बट आप उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर दो पनिशमेंट। रेमिशन की अगर बात करें तो बिना उसका नेचर चेंज किया, मान लीजिए आपको 7 साल की जेल मिली है तो आपको 5 साल की मतलब रिड्यूस कर देना पीरियड जेल का, बट उसका कैरेक्टर नहीं चेंज करना। रेस्पाइट की अगर बात करें तो लेसर सेंटेंस देना, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो, अगर आप डिसेबल हो तो आपको लेसर सेंटेंस देना। रिप्राइव की अगर बात करें तो स्टे लगा देना कि इतने पीरियड के लिए हम आपको कोई भी चीज़ें, कोई भी मतलब कोई भी सेंटेंस, कोई भी वो पास नहीं करेंगे। तो स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस फॉर अ टेम्पररी पीरियड। तो दीज आर द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड सेम इज द पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नर भी पार्डन कर सकता है, रिप्राइव, रेस्पाइट एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड और रेमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कोई भी स्टेट लॉ के अगेंस्ट अगर किया है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट यूनियन लॉ के अगेंस्ट करता है, गवर्नर स्टेट लॉ के अगेंस्ट। ओके, so these are the point you must remember. Article 72 talks about the pardoning power of the president and article 161 talks about the pardoning power of the governor. गवर्नर जो है कोर्ट मार्शल के लिए नहीं सेंटेंस दे पार्डन नहीं कर सकते एंड गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते। गवर्नर सिर्फ स्टेट लॉ के अगेंस्ट कर सकते हैं। गवर्नर जो है कम्यूट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस, बट पार्डन नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें प्रेसिडेंट की तरह ही होती है। नाउ लेट्स कम टू लोकपाल एंड लोकायुक्त।
वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल पास हुआ था, एक्ट पास हुआ था, आपने देखा था। अब रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने अभी केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2022 पास किया है। बैकग्राउंड की अगर बात करें लोकायुक्त एंड लोकपाल की, तो 1966 में टर्म लोकपाल और लोकायुक्त जो है, एल एम सिंघवी जो थे, उन्होंने ये टर्म लाया था कि लोकपाल और लोकायुक्त क्या होते हैं। उन्होंने बोला कि लोकपाल एंड लोकायुक्त, फिर 2014 में अगर बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट नोटिफाई किया गया 2013 में। और उन्होंने बोला कि लोकपाल जो है यूनियन लेवल पे होना चाहिए और लोकायुक्त जो है स्टेट्स लेवल पे होना चाहिए। और ये क्या करेंगे, ये जो है करप्शन केसेस जो है, पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है, हमारी पब्लिक फंक्शनरीज है, गवर्नमेंट हो गई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जॉब्स हो गई, उनमें जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट जो भी वो करप्शन केसेस करते हैं, उनके अगेंस्ट जो है इन्वेस्टिगेट करना, उनको इंक्वायर करना जो है, ये सब पावर किसके पास होगी, लोकपाल एंड लोकायुक्त के पास। अब लोकायुक्त जो है स्टेट्स, जो भी लोकायुक्त स्टेट में होते हैं उनकी सेम हमारे जो लोकपाल सेंटर पे होते हैं उनकी तरह होंगे। कुछ स्टेट्स ने लोकायुक्त स्टेब्लिश भी किए, और ये जो लोकपाल और लोकायुक्त है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं, और अप्लाई होते हैं पूरे पब्लिक सर्वेंट्स पे, इन और आउटसाइड इंडिया, भले पब्लिक सर्वेंट्स हमारे बाहर रह रहे हों, उन पे भी अप्लाई होते हैं। अब कुछ 2013 एक्ट में कुछ चीज़ें दी हैं वो देख लेते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो लोकपाल जो है वो हमारे चेयरपर्सन हो गए और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो गए। याद रखिएगा, एक चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 मेंबर्स, जिसमें से 50% ऑफ द मेंबर्स जो होंगे वो जुडिशियल मेंबर्स होंगे, और 50% जो मेंबर्स हैं वो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ और विमेन से बिलोंग करेंगे। ठीक है। टेन्योर की बात करें तो 5 साल है, और 70 ईयर्स ऑफ एज, जो भी आपको मैक्सिमम लगे, जो भी ज़्यादा जल्दी आएगा उसके हिसाब से आपका टेन्योर कंप्लीट होगा। सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो जो भी हमारे लोकपाल्स हैं, चेयरमैन हैं और मेंबर्स हैं, वो अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन कमेटी। अब सिलेक्शन कमेटी में कुछ मेंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एमिनेंट जूरिस्ट, जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। लोकपाल एक्ट 2013 की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो है वो एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्रिएट करेगी जो इंटरेस्टेड है सिलेक्शन कमेटी में वो होने के, चेयरपर्सन के लिए और मेंबर बनने के लिए लोकपाल के। तो उनकी लिस्ट बनाएगी। उसके बाद जो ये सिलेक्शन कमेटी है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, सीजेआई एंड एमिनेंट जूरिस्ट, वो जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे और फिर प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे। ओके, तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। फिर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें, अगर कोई भी करप्ट मीन से आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली है और जो भी, तो उस प्रॉपर्टी को पूरी तरह कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, मतलब आपको नहीं दिया जाएगा, आप यूज़ नहीं कर सकते। टाइमलाइंस फॉर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो आपको इंक्वायरी जो है कंप्लीट करनी है 60 डेज़ में, और 6th मंथ के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट करनी है, मतलब सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेशन 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करेगी। और ये पीरियड जो है 6 मंथ, वो एक्सटेंड कौन कर सकता है, सिर्फ लोकपाल कर सकता है ऑन रिटन रिक्वेस्ट ऑफ सीबीआई। पावर विथ रिस्पेक्ट टू सीबीआई, तो पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन ओवर किसी भी इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करने के लिए एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई, ये कौन कन्फर्ट करेगा, लोकपाल। जो भी ऑफिसर्स है सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग केसेस के, वो लोकपाल रिफर करेगा, वुड नीड अप्रूवल ऑफ लोकपाल। लोकायुक्त की बात करें तो दे शेल हैव ज्यूरिडिक्शन, मतलब किस कहाँ कहाँ ज्यूरिडिक्शन, सीएम्स, मिनिस्टर, एमएलए, स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हमने बोला। याद रखिएगा, इनका ज्यूरिडिक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमपीज, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ऑफिसर, सब में हो सकता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो। एनी सोसाइटी और ट्रस्ट जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन 10 लाख से ज़्यादा रिसीव कर रही है, उसमें भी ये एप्लीकेबल होगा। तो याद रखिएगा, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी, कोई भी बॉडी अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन 10 लाख से ज़्यादा ले रही है तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। तो लोकपाल और लोकायुक्त जो एक्ट है वो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे एप्लीकेबल होता है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, यू जस्ट रिमेंबर अबाउट लोकपाल कहाँ होते हैं, लोकायुक्त कहाँ होते हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 में एक्ट पास हुआ है। इसमें क्या मेंबर्स कैसे हैं, चेयरपर्सन है, 8 मेंबर्स है, जिसमें से 50% मेंबर्स जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, 50% मेंबर्स जो होते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन्स के होने चाहिए। टेन्योर जो है 5 ईयर्स होना चाहिए और 70 ईयर्स ऑफ एज। चेयरपर्सन जो है, जो भी चेयरपर्सन एंड मेंबर्स हैं वो सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। सिलेक्शन कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशंस होते हैं, सीजीआई होते हैं, एमिनेंट जूरिस्ट। ओके, फिर करप्ट 60 डेज के अंदर इंक्वायरी, और कौन कौन से जो लोग हैं वो कवर होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लोकपाल एंड लोकायुक्त। नाउ लेट्स कम टू पार्लियामेंट्री कमिटीज़। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये न्यूज़ में इसलिए है कि फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की गई है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की, और उन्होंने प्रेजेंट किया है अपना रिकमेंडेशन चेयरमैन को कि हमको टेन्योर जो है हाउस ऑफ द कमिटीज़ का, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना कहीं एक्सप्लिसिटली वे में मेंशन नहीं है। जनरली 105 आर्टिकल थोड़ा बहुत टॉक्स अबाउट करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है मतलब आर्टिकल 105 जो है हमको बताता है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ वहाँ पे मेंशन है। बट अगर बात करें एक्सप्लिसिटली वे में तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात करें तो आपको पता होगा, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो टेन्योर जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का वो जनरली 1 ईयर होता है। तो अभी राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट ने बोला कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का जो टेन्योर है हमको 1 साल से बढ़ाना पड़ेगा। अब मोर ऑन न्यूज़ में बात करें तो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट जो है वो सेटअप हुई थी परसुएंट टू प्रोविजंस कंटेन इन आर्टिकल 98, जहाँ पे बोला था कि सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होना चाहिए हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का। जितने भी पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज होते हैं, उन सब का सेक्रेटेरिएट जो है अलग अलग होना चाहिए। और ये फंक्शन किसके अंदर करेंगे? अंडर द कंट्रोल ऑफ राज्यसभा चेयरमैन। अब मेन एक्टिविटीज़ जो है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की अगर बात करें तो रेज सेक्रेटेरिएट मतलब सेक्रेटेरियल असिस्टेंस, राइट? सेक्रेटेरियल तो पहली चीज़ सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना और सपोर्ट करना राज्यसभा को, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को सर्विसिंग करना, और डे टू डे जो भी प्रोसीडिंग हो रही है राज्यसभा की उन सब चीज़ों को देखना। सेक्रेटेरिएट का काम यही होता है, ठीक है? सेक्रेटरी फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में किसी की सेक्रेटरी होती है, तो सेक्रेटरी क्या करती है? सारी चीज़ों को देखती रहती है कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें सेक्रेटेरिएट भी हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में करेंगे। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की अगर बात करें तो ये पैनल है हमारे एमपीज़ का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जो कि अपॉइंट और इलेक्टेड कौन करता है? हाउस करता है, और नॉमिनेट कौन करते हैं? स्पीकर करता है। और जो स्पीकर के अंदर ही वर्क करते हैं, और इट रिप्रेजेंट जो भी ये रिपोर्ट बनाते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसको भेजते हैं? स्पीकर को। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है इनका ओरिजिन अगर बात किया जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जब था तब भी इनका ओरिजिन था, और दे ड्रॉ अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105, जो कि मैंने बताया आपको 105 से अपनी अथॉरिटी, जो कि प्रिविलेजेस ऑफ एमपी के बारे में बात करता है, एंड आर्टिकल 118 जो कि पार्लियामेंट अथॉरिटी को पावर देता है कि अपने बिजनेस और अपने प्रोसीजर को रेगुलेट और कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, सो पार्लियामेंट जो है फिर भी अगर बात करें तो जो भी रिकमेंडेशन अगर हमारी कमिटीज़ देती है उससे बाउंड नहीं है पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट को मानना ही पड़ेगा। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी कमिटीज़ को मेंशन किया है डिफरेंट प्लेसेस, उनका डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट टेन्योर है, और जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं वो 2 हाउसेस के जो रूल्स हैं उसके थ्रू गवर्न की जाती है। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात करें तो 2 टाइप की कमिटीज़ होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी एंड एड हॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो होती हैं वो दैट इज़ परमानेंट नेचर की कमेटी होती हैं, वो हमेशा रहती हैं, 1 साल के लिए बनाई जाती हैं, स्पीकर बनाते हैं, तो 1 साल के लिए ये बनाई जाती हैं, और ये परमानेंट नेचर की होती है, और टाइम टू टाइम ये वर्क करती हैं ऑन कंटिन्यूस बेसिस। बट एडहॉक कमेटी की बात करें, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, टेम्परेरी नेचर की होती हैं, जैसे ही इनका काम कंप्लीट होता है वैसे ही इन कमिटीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो टेम्परेरी नेचर की। अब अगर बात करें हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की क्या होती है? ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रेजेंस बढ़ाना, अपोजिशन को बढ़ाना कि अपोजिशन जो है अपना कंट्रोल, अपना जो रोल है वो प्ले करे पार्लियामेंट में। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना, जो भी गवर्नमेंट चीज़ें बोल रही है वो सब गवर्नमेंट्स फॉलो करे, और इंगेज करना रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी लाइक ऑब्जेक्टिव्स जो है ब्रॉडर सेंस में अगर बात किया जाए तो अगर प्रीलिम्स में आएगा तो यू मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर द सम पॉइंट्स जो ऑब्वियसली कोई भी स्टैंडिंग कमिटी करती होगी। कमिटी किस लिए बनाते हैं, राइट? सो थोड़ा लॉजिक लगा के, आप हर चीज़ पढ़ नहीं सकते, तो आप इस तरीके से पढ़िए कि आपका लॉजिक भी लग पाए। स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंशियल कमिटीज़ आती हैं हमारी, फिर कमिटी ऑन कमिटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमिटीज़ रिलेटिंग टू डे बिजनेस, हाउस कीपिंग कमिटीज़, सर्विस कमिटीज़, कमिटीज़ टू enquire, एंड डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। तो दीज आर द कमिटीज़ आर स्टैंडिंग कमिटी। So this is all about parliamentary committees. I hope it is clear. Now let's come to National Register of Citizens. एनआरसी की अगर बात करें तो आसाम जो है हमेशा न्यूज़ में रहता है रिलेटेड टू एनआरसी। ठीक है, तो कैग रिपोर्ट ऑन कंप्लाइंस ऑडिट ऑफ लॉजिस्टिक अरेंजमेंट फॉर एनआरसी अपडेशन प्रोजेक्ट इन आसाम हैज़ फ्लैग्ड डेटा टेम्परिंग रिस्क इन अपडेटिंग एनआरसी इन आसाम। तो उन्होंने बोला कि जो भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स आप कर रहे हो आसाम में, उसमें डेटा टेम्परिंग इश्यूज़ आ रहे हैं। अब एनआरसी होता क्या है? एनआरसी जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स,
बाय द नेम इट इज़ क्लियर दैट सिटीजन्स का रजिस्टर करना, सिटीजन्स को नेशनली रजिस्टर करना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। तो सिटीजन्स को नेशनली रजिस्टर करना, तो एनआरसी जो है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ऑफिशियल मतलब डेटा, मतलब पूरी तरह गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, जो कि लीगल इंडियन सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करता है और माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करता है जो हमारे ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश से आए हैं। मतलब ऑब्वियसली बांग्लादेश आसाम के पास है, तो वहाँ से जितने लोग भी माइग्रेट किए हैं उन सबको आइडेंटिफाई करता है और ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाता है। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है ऑफ दोज जो कि हमारे लीगल इंडियन सिटीजन्स हैं। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो आसाम इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे एनआरसी कंडक्ट कराया जाता है, और पहली बार ये कंडक्ट कराया गया था 1951 में, और फाइनली अपडेट किया गया है 2019 में। अब एनआरसी जो है वो किसके एक्ट के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, उसके थ्रू, एंड सिटीजनशिप रूल्स 2003 के द्वारा। अब सेक्शन 6 से जो है सिटीजनशिप एक्ट का वो बताता है कि फॉरेनर्स जो भी हमारे 1 जनवरी 1966 से पहले इन आसाम में आए हैं, याद रखिएगा जनवरी 1 1966 से पहले आसाम में आए हैं, उनके पास पूरी तरह राइट है, ऑब्लिगेशन है कि वो इंडियन सिटीजन्स कहलाएं, ठीक है। जो भी फॉरेनर्स जनवरी 1 1966 के पहले आए हैं वो पूरे, उनके पास पूरा राइट है कि वो इंडियन सिटीजन्स कहलाएंगे। इट इंक्लूड्स पर्सन जिसका नेम जो है इलेक्टोरल रोल में भी अपीयर है, वो भी हमारे एनआरसी के अंदर आएंगे, वो भी हमारे सिटीजन्स कहलाएंगे। और इसका ओरिजिन जो है आसाम अकॉर्ड जब आया था 1985 में, तब हुआ था। अब जो भी पर्सन जो है एनआरसी में अगर इंक्लूड नहीं है तो उनके पास ऑप्शन है कि वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाके अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद जो है वहाँ से भी उनको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू सिटीजनशिप नॉर्म्स नोटिफाइड। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं उनके लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का सिटीजनशिप जो है रिनाउंस कर दिया है, ख़त्म करा दिया है, और वो बच्चे जो हैं अपना सिटीजनशिप को रिक्लेम करना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए मैं जब छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हम यहाँ के सिटीजन नहीं हैं, हम दूसरी जगह के हैं, हम दूसरे कंट्री के हैं, बट मैं अगर बड़ी हुई तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सिटीजनशिप फिर से रिनाउंस हो जाए, फिर से हम अपना सिटीजनशिप रिनाउंस करवा सके कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ अ पर्सन, कोई भी माइनर चाइल्ड है किसी पर्सन का, अगर वो चाहता है कि अपना सिटीजनशिप रिनाउंस करे, शेल देयर अपॉन सीजेस टू बी अ सिटीजनशिप इन इंडिया, प्रोवाइडेड दैट कोई भी चाइल्ड विद इन 1 ईयर अगर अपनी फुल एज सॉरी फुल एज अटेन करने के पहले अपना डिक्लेरेशन दे देता है और वो बोलता है कि हमको इंडियन सिटीजनशिप बनना है। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप बताता है कि 5 तरीके से आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो, बाय बर्थ, बाय डेसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, दैट यू नो इन सिटीजनशिप पार्ट। एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड इन 1986, तो 4 बार अमेंड कर दिया गया। रिनाउंसमेंट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप की बात करें तो कोई भी सिटीजन फुल एज और कैपेसिटी में अगर बोलता है कि हमको अपना हम सिटीजन बनना चाहते हैं और नेशनल ऑफ अनदर कंट्री नहीं है, तो वो जो है इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस करवा सकता है। अदरवाइज अगर आपका सिटीजनशिप लूज़ हो रहा है तो पहली चीज़ कि गवर्नमेंट ही डिप्राइव कर रही है सिटीजनशिप, अगर सिटीजनशिप आप फ्रॉड से ले रहे हो, और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, इस सिटीजनशिप जो है आपने किसी और कंट्री का ले लिया हो, तो इन 2 केसेस में आपका सिटीजनशिप लॉस हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नाउ लेट्स कम टू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता है इमरजेंसी जब आप पढ़ते होंगे लक्ष्मीकांत में, तो उसमें जो है कुछ पावर्स जो है डेलीगेट करती है, पार्लियामेंट डेलीगेट करती है पावर, ठीक है। पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी जब पड़ा होगा तो उसमें जो है पार्लियामेंट डेलीगेट करती है पावर, मतलब किसी और को पावर देती है। मान लीजिए मैं कोई मैं अपने घर की सबसे बड़ी मेंबर हूँ, बट मैं किसी और को पावर देकर जा रही हूँ, मगर मैं अपना बर्डन रिड्यूस करना चाहती हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट पर्सन को कि आप जो है आप ये पावर करेंगे, मैं आपको अपनी पावर डेलीगेट करती हूँ। ओके, तो दैट इज मीन्स डेलीगेशन। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ऑब्जर्व किया, दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन विच इज अल्ट्रा वायलेंस द पेरेंट एक्ट कैन नॉट बी गिवन एनी इफेक्ट एज पर द रूलिंग। अगर बात करें तो जो भी डेलीगेटेड रजिस्ट्रेशन है, जो अगर पेरेंट जो भी, मान लीजिए एक लॉ बना दिया, मान लीजिए हमने चाइल्ड लेबर एक्ट बना दिया, उस एक्ट के अंदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अगर उसी एक्ट के थ्रू अगर हम डेलीगेशन दे रहे हैं, उसी एक्ट के अंदर के जो प्रोविजंस है उसके लिए हम डेलीगेशन दे रहे हैं, दैट इज करेक्ट। बट अगर डेलीगेशन हम अलग से दे रहे हैं, उस एक्ट के अंदर नहीं प्रोवाइडेड है कुछ भी इस तरीके से रिलेटेड, और हम डेलीगेट कर रहे हैं अपनी पावर को, तो वो जो है अल्ट्रा वायलेंस कहलाएगा, और
वो जो है कैनॉट बी गिवन एनी इफेक्ट, मतलब वो अल्ट्रा वायलेंस कहलाएगा और हम उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है इंक्लूड रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो हमारे सप्लेंट नहीं होने चाहिए, वो हमारे एक्ट को सप्लेंट नहीं करने चाहिए, बट सप्लीमेंट करने चाहिए जो भी हमने एक्ट्स बनाए हैं जहाँ से उनको पावर मिल रही है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की अगर बात करें, ये एक प्रोसेस होता है बाय विच एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है उनको पावर दिया जाता है बाय प्राइमरी लेजिस्लेशन। प्राइमरी लेजिस्लेशन मान लीजिए प्राइमरी लेजिस एक कोई एक्ट है, उसके थ्रू जो है हम किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर दे रहे हैं टू मेक द लॉ, टू इम्प्लीमेंट, एडमिनिस्टर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट प्राइमरी लेजिस्लेशन। ओके, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर जो है लेजिस्लेचर को दी गई है, एग्जीक्यूटिव पावर हमारे एग्जीक्यूटिव को दी गई है टू एग्जीक्यूट द लॉज। तो पॉजिटिव ऑफ टाइम मतलब कम टाइम होने के कारण लेजिस्लेचर ने अपने आप को सिर्फ इतना लिमिट किया है कि हम सिर्फ पॉलिसी मैटर्स, पॉलिसी मेकर्स हैं, मतलब हम सिर्फ पॉलिसी बनाएंगे, बट पावर्स जो है उसको डेलीगेट इम्प्लीमेंट करने की पूरी चीज़ें, तो वो पावर्स जो है उन्होंने एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट की है। डेलीगेटिंग टास्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ टू एग्जीक्यूटिव और एनी सबऑर्डिनेट टू सप्लीमेंट पार्लियामेंट्री स्टैचू, या समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड द डेलीगेशन। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेलीगेशन? ऑब्वियसली प्रेशर जो है पार्लियामेंट का उसको रिड्यूस करना, गवर्नमेंट को एनेबल करना कि वो लॉ बनाए विदाउट वेटिंग, कि मतलब अगर वो एग्जीक्यूट करने में ही लगी है, पावर उसी के पास है पूरी, तो वो पूरा एग्जीक्यूशन करेंगी, सारी चीज़ें करेंगे, उनके पास फिर अदर लॉ बनाने के लिए टाइम कम रहेगा। डिसेंट्रलाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट, और इंक्रीज करना कॉम्प्लेक्सिटी इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, और मोर पावर्स प्रोवाइड करना हमारे डिफरेंट अथॉरिटीज़ को, और बढ़ाना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना। Okay, so this is all about delegation legislation. Okay, now let's come to Panchayats Extension Should Schedule Areas Act 1996. अब पेसा एक्ट की अगर बात करें तो आपको पता है जो हमारे शेड्यूल 11 में जो भी हमारे पंचायत आते हैं, ठीक है, तो आपको पता है शेड्यूल 11 पंचायत और पार्ट 9 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा पंचायत से रिलेटेड है। तो पंचायत के अंदर जो भी शेड्यूल एरियाज वाले स्टेट आते हैं उनमें जो है हम पेसा एक्ट जो है एप्लीकेबल कराते हैं। अब छत्तीसगढ़ ने अभी नोटिफाई किया है रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कि वो जो है पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्टेट पे ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल्स डे। विद पेसा एक्ट अगर बात करें, जैसे ही नोटिफाइड हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है 7th स्टेट बन जाएगा जहाँ पे हमारा पेसा एक्ट एप्लीकेबल होगा। बाकी 6 स्टेट कौन से हैं वो आपको याद करने की ज़रूरत है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तेलंगाना। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तेलंगाना, एंड छत्तीसगढ़ विल बिकम द 7th स्टेट। अब पेसा एक्ट की बात करें तो पेसा एक्ट जो है, जो एक्ट आया वो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि पेसा एक्ट होना चाहिए ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है दैट इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा एक्ट। और पेसा एक्ट की अगर बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, बिकॉज हमारा जो पार्ट 9 है दैट इज पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू बना, और फिर उसके अंदर पेसा एक्ट बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन पेसा एक्ट को बोला जाता है। ये जो है प्रोवाइड करते हैं कि जो भी पार्ट 9 है उसका एक्सटेंशन करो, जो भी पंचायत हैं उनका एक्सटेंशन करो, जो भी शेड्यूल एरियाज हैं वहाँ तक, मतलब शेड्यूल 5 जो एरियाज है, जो शेड्यूल 5 एरियाज में जो शेड्यूल आपको पता है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, शेड्यूल 5 में एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो शेड्यूल एरियाज का आता है, एंड शेड्यूल 6 की अगर बात करें तो 4 स्टेट में जो है शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 6 शेड्यूल में आता है 4 स्टेट्स का, ठीक है, असम हो गए, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो दीज आर द 4 स्टेट। शेड्यूल 5 में अगर बात करें तो 10 स्टेट आते हैं, शेड्यूल 5 में 10 स्टेट आते हैं, तो कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पेसा। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द, अब सबसे पहली चीज़ बताएं कि पेसा एक्ट में अगर बात करें तो ग्राम सभा को जो है बहुत ज़्यादा पावर दी गई कि ग्राम सभा जो है सारी चीज़ें करेगी। अब ग्राम सभा की कुछ कुछ पावर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स हैं एंड प्रीलिम्स में आपके पूछी जा सकती हैं, दैट इज़ कि आपको मैंडेटरी कंसल्टेशन करना है जब भी आप किसी का लैंड एक्विजिशन कर रहे हो, लैंड अगर ऑक्यूपाई कर रहे हो
एलियनेशन को प्रिवेंट करना है, और जो भी एलियनेटेड लैंड आपने लिया है उसको आपको प्रिवेंट रीस्टोर करना है। दूसरी चीज़, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर वाटर बॉडीज़ के लिए ग्राम सभा की परमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेट करना है, और प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस माइनिंग लीजेस जो है वो ग्राम सभा के परमिशन के बिना नहीं लगेगी, और मिलेगी सिर्फ माइनर मिनरल्स के लिए। बाकी सब मिनरल्स के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है। इंस्टीट्यूशंस और फंक्शनरीज को कंट्रोल करना कि सोशल सेक्टर्स और लोकल प्लान्स को, और जितना भी लिक्वर है, सेल है, कंजम्पशन है, विलेज मार्केट है, मनी लेंडिंग है टू शेड्यूल ट्राइब्स, उन सबको कंट्रोल और रेगुलेट करना सारी पावर्स किसको दी गई है? ग्राम सभा को दी गई है। अब अदर फीचर्स की बात करें तो कंफर्मिटी विद कस्टमरी लॉ, तो स्टेट लेजिस्लेशन ने बोला है पंचायत कि वो जो है कस्टमरी लॉ को फॉलो करेंगे। जो भी हमारे ट्राइबल्स का कस्टमरी लॉ है, जो भी हमारे ट्राइबल्स का मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, उन सबको हमको प्रोटेक्ट करना है। ग्राम सभा जो है, हर विलेज में एक ग्राम सभा होना चाहिए जहाँ पे वो पर्सन होंगे जो इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड है। याद रखिएगा, जिनका नेम इलेक्टोरल रोल्स में है उन वहाँ पे वो पर्सन जो है हमारे ग्राम सभा में होंगे एट विलेज लेवल। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम सभा की जो हमने पहले ही देख ली। रिजर्वेशन की बात करें तो हर पंचायत में सीट्स का रिजर्वेशन होना चाहिए इन प्रपोर्शन टू देयर कम्युनिटी। मिनिमम 50% जो है विद द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल्स जो है सीट्स जो है 50% जो है वो रिजर्व होनी चाहिए एसटी पॉपुलेशन के लिए। याद रखिएगा, एसटी पॉपुलेशन के लिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पेसा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट इज अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में आप कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की अगर बात करें तो वेट अ सेकेंड, हाँ यस, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमेशा जो है न्यूज़ में रहता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो झारखंड गवर्नर ने अभी एक मैटर सेंड किया है। तो ये जनरली आप ये याद रखें कि इतना न्यूज़ वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर द मीन्स, बट आपको पता होना चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर बात करें तो ये कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और कहीं पर भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन नहीं है। याद रखिएगा, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये एक पोजीशन है जहां पे ऑफिस होल्डर जो है कुछ फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन बेनिफिट जो है मिलता है उनको। ठीक है, मतलब एक ऑफिस में तो है गवर्नमेंट ऑफिस में, बट दूसरे ऑफिस से भी वो प्रॉफिट ले रहे हैं, या तो वो ऑफिस गवर्नमेंट हो या तो उनको पैसा मिल रहा हो। तो ये सारी चीजें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाती है। अब अंडर आर्टिकल 102 एंड 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 102 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कवर है, 191 में एमएलएस कवर है। वो जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। अगर वो होल्ड कर रहे हैं तो वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन द, और प्रेसिडेंट और गवर्नर उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे इन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नाउ लेट्स कम टू मेंबर एमपी लैड स्कीम। एमपी लैड जो स्कीम है दैट वो ऑलरेडी पहले पूछ चुका है एग्जाम में, एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी एक बार पूछ चुके हैं। एमपी लैड स्कीम तो पूछ ही चुके हैं। एमपी लैड स्कीम की पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो एमपी लैड स्कीम जो है 1993 में आई कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको इतना करोड़ रुपए दिया जाएगा, और उनको अपने स्टेट में या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। ठीक है, तो एमपी लैड स्कीम जो है 1993 में लाई गई। उन्होंने बोला एमपी को कि आप सजेस्ट करिए और डेवलपमेंट वर्क एग्जीक्यूट करिए ऑफ अ कैपिटल नेचर, जो कि ड्यूरेबल एसेट्स को आप क्रिएट कर सके। अंडर इट अगर बात करें तो एमपी को 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा हर साल 2 इंस्टॉलमेंट में, और हर एमपी जो है 15% एमपी लैड फंड जो है वो एससी पॉपुलेशन के लिए यूज़ करेंगे, एंड 7.5% जो है एसटी पॉपुलेशन के लिए। फंड जो है नॉन लैप्सेबल है, मतलब फंड जो है आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है रिस्पॉन्सिबल है कि सारा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करेगी, और एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्क जो है इंप्लीमेंट होना चाहिए हर साल। और मॉस्पी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रिलीज ऑफ फंड्स एंड प्रिस्क्राइबिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। अब व्हाट आर द न्यू थिंग्स एडेड इन दिस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी रिवाइज किए हैं रूल्स को अंडर इट, और जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है एमपी लैड स्कीम के अंदर वो किस में जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। पहले क्या था कि जो है वो डेवलपमेंट एमपी लैड अकाउंट में इंक्लूड किया जाता था, बट अभी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। याद रखिएगा किस में जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। द प्रपोज चेंजेस आर एम्ड एट टाइमली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एमपी लैड। नाउ लेट्स कम टू नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की अगर बात करें तो जितने भी हमारे
लेजिस्लेचर्स हैं हमारे कंट्री के, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ पे सारा डेटा, सारा वर्क जो है उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, तो पब्लिक को ईजिली अवेलेबल होगा। बोथ सिटीजन्स और मेंबर ऑफ असेंबलीज जो है वो ईजिली उसको अवेल कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन वो देख सकते हैं। तो ई विधान, पहले उसका नाम था ई विधान, अभी उसको री डेजिग्नेट करके नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कर दिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है ये नोडल एजेंसी है फॉर रोलिंग आउट नेवा, ठीक है। इसका एम यही है कि सारे लेजिस्लेचर्स जो है कंट्री के उसको एक साथ लाना इन वन प्लेटफॉर्म और क्रिएटिंग अ मैसिव डेटा रिपोजिटरी, और पेपर जो वर्क है उसको रिड्यूस करना। नाउ लेट्स कम टू क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब आपको पता है स्टेट जब क्रिएट होता है, स्टेट का नेम चेंज होता है, दैट शुड बी क्रिएटेड बाय हुम, पार्लियामेंट, आपको पता है। आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 2 डील्स विद दैट, ठीक है। तो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 बोलते हैं कि पार्लियामेंट जो है बिना किसी मतलब पार्लियामेंट जो है सिंपल मेजोरिटी से जो है किसी भी स्टेट का बाउंड्री चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट को नाम दे सकती है। तो दीज आर ऑल अबाउट पार्लियामेंट। बट अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। तो पावर जो है डिस्ट्रिक्ट का अगर क्रिएट करना है या अबॉलिश करना है तो वो पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें पावर होती है कि वो जो है किसी भी असेंबली को क्रिएट और वो कर सकता है। परमिशन जो है सेंटर की तभी रिक्वायर होती है जब आप डिस्ट्रिक्ट और रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर रहे हो, तभी। ओके, नाउ लेट्स कम टू पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो जो है ये मान लीजिए स्पीकर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर अगर बात करें तो स्पीकर जो है आपको पता है स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी जिसका डिसीजन फाइनल होता है कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कोई भी एमएलए या एमपी जो है डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पीकर जो है उससे एमएलए का भी स्टेटस छीन ले। वो पहले तो एमएलए था ना, भले डिस्क्वालीफाइड हो गया। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर जो थे उन्होंने सिर्फ स्पीकर सिर्फ हाँ, कुछ स्पीकर्स को डिस्क्वालीफाई नहीं किया बट उनका स्टेटस भी फॉर्मल लॉ मेकर्स जैसे एमएलए थे उनका स्टेटस भी छीन लिया, ठीक है। तो उनका पेंशन देना बंद कर दिया, अदर बेनिफिट्स भी उनको नहीं मिले। तो कियोतो होलोहन केस में आपको पता है उन्होंने बोला है कि जो भी स्पीकर का डिसीजन होगा वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा, तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम को स्पीकर के पास ये पावर नहीं है कि वो जो है स्टेटस छीन ले एमएलएस का, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो कमिटी ने अभी रिसेंटली अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और ये कमिटी सेटअप की गई थी 1976 में अंडर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। ये कॉन्स्टिट्यूट किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अंडर द चेयरमैन बाय मतलब चेयर कौन करते थे? यूनियन होम मिनिस्टर। और ये सबमिट की है रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। इसका मैंडेट यही है कि हिंदी का यूज़ जो है ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको कैसे प्रोग्रेस देखना है, कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो सारी चीज़ें कमिटी का वो है। नाउ लेट्स कम टू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो अभी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इसलिए न्यूज़ में है कि 50 ईयर्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट किया है 8 पिलर्स फॉर डेवलपमेंट, 8 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे पीस, पावर, टूरिज्म, कनेक्टिविटी, कल्चर, नेचुरल, फार्मिंग, स्पोर्ट्स एंड पोटेंशियल, ठीक है। पीएम प्राइम मिनिस्टर जी ने गृह प्रवेश भी प्रोग्राम इनॉग्रेट किया है हमारे त्रिपुरा में, जहाँ पे 2 लाख बेनिफिशरीज जो हैं कवर होंगे अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है क्या? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की अगर बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के थ्रू बनी है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आती है। कंपोजिशन की बात करें तो यूनियन होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, याद रखिएगा। यूनियन होम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ एनईसी। और इसमें 8 स्टेट्स आते हैं, ठीक है। 7 सिस्टर स्टेट एंड 8 इज सिक्किम, ठीक है। सिक्किम भी इंक्लूड होता है इसमें। फंक्शन की बात करें तो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन अमंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और ऑब्वियसली इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं उनको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नाउ लेट्स कम टू द जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल की अगर बात करें तो बहुत सारे जोनल काउंसिल है। अभी न्यूज़ में इसलिए है कि ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो है बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड जो है अभी उसकी मीटिंग हुई है कोलकाता में। अब नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, वेस्टर्न एंड सदर्न जोनल काउंसिल, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि जोनल काउंसिल है क्या? तो जोनल काउंसिल की अगर बात करें तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एस्टेब्लिश की गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 का, उसके थ्रू जो है पार्लियामेंट ने इसको क्रिएट किया है। ये एक स्टैट्यूटरी है पर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चेयरमैन की अगर बात करें तो यूनियन होम मिनिस्टर है। चीफ मेंबर्स की बात करें तो चीफ मिनिस्टर, 2 अदर मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जो है हर स्टेट के नॉमिनेट करते हैं। 2 मेंबर होते हैं यूनियन टेरिटरीज और इंक्लूडेड इन द जोन।
फंक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन चीज़ों को प्रमोट करना, सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग करना, बॉर्डर को मतलब जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं उनको ख़त्म करना, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको ख़त्म करना, कोई भी मैटर जो है अराइजिंग है रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसको ठीक करना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जोनल काउंसिल. Now let's come to, okay, so this is the end of the first part. Now let's come to the second. सेंटर स्टेट रिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट दो चार न्यूज़ेज हैं उसको हम देख लेते हैं. ओके, सो सेकेंड लेक्चर हम उसके बाद ख़त्म करेंगे. तो सेंटर स्टेट रिलेशन की अगर बात करें तो रिफॉर्म इन 7 शेड्यूल. तो अभी रिसेंटली बहुत एक्सपर्ट ने बोला है कि हमको 7 शेड्यूल को जो है रिफॉर्म करना चाहिए. 7 शेड्यूल की बात हमने पहले भी सुनी. 7 शेड्यूल क्या होता है, दैट इज़ रिलेटेड टू हमारा लिस्ट सिस्टम. अब लिस्ट सिस्टम की बात करें तो लिस्ट सिस्टम में हमारी 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. अब लिस्ट सिस्टम क्यों हमने बनाया, रेशनल क्या है, यूनियन 3 लिस्ट हमने क्यों बनाया. पहली चीज़ इंटीग्रिटी बढ़ाने के लिए इंडिया की. दूसरी चीज़ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए, बिकॉज अगर स्टेट के पास नहीं होगा तो स्टेट जो है कहीं ना कहीं कोऑपरेशन नहीं बन पाएगा. इंडिया सेंटर एज अ सेंटर पूरी तरह एक ही जगह पूरी तरह हम मेंटेन नहीं कर सकते सारी चीज़ें. ठीक है, हमको पावर को डेलीगेट करना पड़ेगा. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, स्टेट्स को ऑटोनॉमी देने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को भी बढ़ाने के लिए. अब 7 शेड्यूल जो है अंडर आर्टिकल 246 की बात करें, 7 शेड्यूल जो है 246 के अंदर आता है, जो कि हमको प्रोवाइड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस चीज़ को बताता है. ठीक है, इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आती हैं. और आर्टिकल 248 की बात करें तो ये रेसिडुअरी पावर बताता है. रेसिडुअरी पावर किसके पास है, हमारी पार्लियामेंट के पार्लियामेंट के पास है रेसिडुअरी पावर. आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइएगा कि 1935 जो एक्ट था उसमें रेसिडुअरी पावर किसके पास दी गई थी. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा रेसिडुअरी पावर 1935 का जो एक्ट था उसमें किसके पास थी. तो रेसिडुअरी पावर की अगर बात करें तो वो पावर जुरिडिक्शन जो कि कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट में नहीं मेंशन है उसको हम रेसिडुअरी पावर बोलते हैं और वो जो है पार्लियामेंट के पास है. ओके, अब इवोल्यूशन की बात करें पहले तो 7 शेड्यूल पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इवोल्यूशन की बात करते हैं. 7 शेड्यूल की बात करें तो 3 लिस्ट आती हैं. लिस्ट 1 दैट इज़ यूनियन लिस्ट, जहाँ पे पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होता है कि पार्लियामेंट जो है यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाएगा, जैसे कि डिफेंस हो गए, फॉरेन अफेयर्स, रैंकिंग, रेलवेज, बैंकिंग एट्सेट्रा. यूनियन लिस्ट में 100 नंबर्ड आइटम्स है पर ओरिजिनली बात करें तो 97 थे. लिस्ट 2 जो है दैट इज़ अ स्टेट लिस्ट, जहाँ पे स्टेट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि स्टेट लॉ बना सकता है. एग्जाम्पल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, बेटिंग एंड गैम्बलिंग एट्सेट्रा. स्टेट लिस्ट में बात करें तो 61 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली बात करें तो 66 थे. लिस्ट 3 जो है दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर. और इसमें कुछ लॉज भी हैं कि पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल होगा या स्टेट का लॉ प्रिवेल होगा. ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके, दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू. एजुकेशन, जैसे कि एजुकेशन हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल फॉरेस्ट एक्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में अगर बात करें तो 52 सब्जेक्ट थे, ओरिजिनली 47. अब इवोल्यूशन ऑफ 7 शेड्यूल की बात करें तो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट बना. ठीक है, जिसमें हमने देखा कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उनको सब्सटेंशियल इंडियन रिप्रेजेंटेशन दे गया. उसमें जो है इंडिया का रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें इंडियन का रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया. 1882 में लॉर्ड रिपन ने बोला कि हम जो है म्यूनसिपल काउंसिल्स जो है और रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है उनमें भी इलेक्शन स्टार्ट करेंगे. 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया, जहाँ पे प्रोविंशियल काउंसिल्स में कुछ इंडियन का रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा बढ़ गया. 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ सेंट्रल कंट्रोल जो था प्रोविंसेस पे उनको ख़त्म किया, बहुत सेपरेट सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बनाए. फिर 1935 में स्कीम्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इनटू 3 लिस्ट वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया. तो हम जो 3 लिस्ट सिस्टम है वो हम कहाँ से लिए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया है. अब अमेंडिंग 7 शेड्यूल की अगर बात करें तो हम अगर 7 शेड्यूल को अमेंड कर रहे हैं तो हमको आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड करना पड़ेगा और 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, तभी होगा. ठीक है, मतलब ऑब्वियसली 104 तक हो गया है. अगर हम 7 शेड्यूल को अमेंड कर रहे हैं तो हमको 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, राइट. तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा. अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी पार्लियामेंट की और हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट भी चाहिए होगा. तो मेजोरिटी ऑफ स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि टोटल मेंबर हैं जितने हाउस में वो उनकी मेजॉरिटी प्लस मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ जो हाउस में प्रेजेंट है और
प्रेजेंट है और वो वोट करें, और ऑल्सो कंसेंट चाहिए होगा हाफ ऑफ द स्टेट का बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब अदर प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बिकॉज उसमें स्टेट इन्वॉल्व होते हैं, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। Okay, so this is all about the list system. Now let's come to Satluj Yamuna link canal. अब आपको पता है बहुत सारे लिंक कैनाल, मेजर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है लिंक कैनाल के लिए, तो सतलज यमुना लिंक कैनाल की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, ठीक है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये सारे स्टेट इन्वॉल्व है। अब कुछ कुछ देख लेते हैं। यमुना सतलज लिंक हेड की अगर बात करें तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भाखड़ा डैम है, गोविंद सागर नंगल डैम है, ठीक है। फिर यहाँ पे चंडीगढ़ है, यहाँ से जा रही है ये ब्लू लाइन, जो डैश डैश वाली लाइन है, ये जो है हमारा सतलज यमुना लिंक कैनाल है। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द न्यूज़। तो सतलज यमुना लिंक कैनाल इशू जो है वो कंटिन्यू अनरिजॉल्व है, बिकॉज हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट जो है कोई भी सेटलमेंट नहीं ला रहे हैं वाटर शेयरिंग से रिलेटेड। अब सतलज यमुना लिंक कैनाल की बात करें तो ये 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है, जो कि सतलज और यमुना रिवर को लिंक करेगा, ठीक है। ये जो है हरियाणा को एवरेज एनुअल शेयर ऑफ सरप्लस रावी व्यास वाटर प्रोवाइड करेगा। हरियाणा जो है अपना स्ट्रेच जो है इसका 1980 में 1980 में स्ट्रेच हुआ, वाइल पंजाब जो है वो रिपेनियन प्रिंसिपल्स रहा और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर, ठीक है। रिपेनियन प्रिंसिपल स्टेट्स की बात करें तो जो कि ऑनर होते हैं, जहाँ पे वाटर होता है, मान लीजिए पंजाब के आजू बाजू जो वाटर है, उस वाटर का यूज़ जो है सिर्फ हमारा रिपेनियन स्टेट कर सकते हैं, जैसे कि पंजाब कर सकता है, ठीक है, ऐसा। हरियाणा ने आर्ग्यू किया कि उसका सदर्न पार्ट जो है स्टेट का वो वाटर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसलिए हमको ग्राउंड वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हरियाणा हैज़ बीन डिनाइड इट्स राइटफुल शेयर इन वाटर एज असेस्ड बाय इराडी ट्रिब्यूनल इन 1987। ओके, सो दिस इज़ द सतलज यमुना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये रखना है कि हरियाणा एंड पंजाब में। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हमारे मेजर रिवर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, जैसे कि रावी ब्यास सतलज, जो कि पंजाब हरियाणा राजस्थान। नर्मदा की बात करें तो एमपी गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान। फिर मंडेल एंड मंडोवी महदेई रिवर की बात करें तो दैट इज़ गोवा से फ्लो होती, तो गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र। कृष्णा की बात करें तो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटका। पेरियर रिवर्स की बात करें तो तमिलनाडु एंड केरला हमारे कंसर्न स्टेट है। कावेरी की बात करें तो कर्नाटका तमिलनाडु केरला एंड पुडुचेरी। गोदावरी की बात करें तो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका उड़ीसा मध्य प्रदेश। वंशधारा की बात करें तो आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो दीज आर द सम इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। अब नाउ लेट्स कम टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अगर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट की बात करें तो कहाँ कहाँ है। 7 शेड्यूल में अगर बात करें तो स्टेट लिस्ट में दिया गया है एंट्री 7, जहाँ पे वाटर डिस्प्यूट की बात की, वाटर सप्लाईज की बात की गई है, इरीगेशन की, कैनाल्स की, जहाँ पे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट की बात करें तो एंट्री 56 दी गई है, रेगुलेशन डेवलपमेंट इंटर स्टेट रिवर्स की। आर्टिकल 262 की बात करें तो जो भी डिस्प्यूट है रिलेटेड टू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, उसके लिए आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है इससे रिलेटेड। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 पार्लियामेंट ने बनाया, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि आप कोई ट्राइब्यूनल सेटअप करिए जो कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को देखेगा, ठीक है, और उन जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा दैट शुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज दिस, ठीक है। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी आप एक बनाइए, परमानेंट ट्राइब्यूनल फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सतलज यमुना लिंक कैनाल। नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। 9 शेड्यूल। अब आपको पता है 9 शेड्यूल की अगर बात करें तो जो भी पहले क्या था कि 9 शेड्यूल जो है हमारा किसके थ्रू एक्ट ऐड किया गया, ये ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू, कि जो भी लॉ 9 शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्ट होंगे उनको जो है जुडिशियल स्क्रूटनी, और वो उन पे जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी। बट IR कोहेलो केस आया, उन्होंने बोला कि भैया नहीं, ऐसा नहीं है कि 9 शेड्यूल में जो भी एक्ट हमने 9 शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया तो उसमें हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो IR कोहेलो केस ने बोला कि जो भी लॉज जो है सुप्रीम कोर्ट 1973 के पहले जो लॉज जुड़े थे उसमें तो आप नहीं कर सकते जुडिशियल रिव्यू, बट 1973 के बाद जब ये बना 9 शेड्यूल, मतलब ये केस आया, उसके बाद जो अगर आप कोई भी लॉ इंक्लूड कर रहे हो, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है तो आपको 9 शेड्यूल मतलब उस लॉ को जुडिशियल रिव्यू करना पड़ेगा। तो झारखंड असेंबली ने अभी एक बिल क्लियर किया, उन्होंने रिजर्वेशन इंक्रीज किया वैकेंट गवर्नमेंट पोस्ट में 77, तो बट गवर्नमेंट ने स्टेट किया
इट तभी ये फोर्स में आएगा जब सेंटर जो है उसको 9 शेड्यूल में इंक्लूड कर देगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट 9 शेड्यूल। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की अगर बात करें तो आफ्सपा की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आफ्सपा जो है जनरली ये आर्म फोर्सेज होते हैं जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी जाती है कि आप जो है अगर कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे नक्सलिज्म चल रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पब्लिक वायलेंस हो रहा है, बहुत सारे माइग्रेंट्स आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अगर हो रही है तो आफ्सपा को पावर दी जाती है कि किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आफ्सपा जो है जनरली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगा था, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आफ्सपा जो है कुछ स्टेट से रिमूव कर दिया है, जैसे कि असम, नागालैंड, मणिपुर स्टेट से। विद दिस आफ्सपा जो है वो 3 स्टेट्स में बस रह गया है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कुछ पार्ट्स में यहाँ यहाँ रह गया है। अब आफ्सपा की बात करें, इनको जो है स्पेशल प्रोविजन, जो आर्म फोर्सेस होती है उनको स्पेशल पावर्स दी जाती है अंडर सेक्शन 4 ऑफ आफ्सपा एक्ट, और इम्यूनिटी दी जाती है टू ब्रिंग द ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। हमने वही बताया जो कि हमने पहले डिस्कस किया। डिस्टर्ब्ड एरियाज जो है वो डिक्लेयर करे जाते हैं आफ्सपा एक्ट के अंदर ही, और वो कौन डिक्लेयर करता है? गवर्नर स्टेट का, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है यूटी का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो आर्म फोर्स जो है वो सिविल पावर यूज़ करके उस एरियाज़ को ऑर्डर ब्रिंग बैक कर सकते हैं। अब इंटर स्टेट काउंसिल की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिकॉन्स्टिट्यूट की है इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। अभी हमने पढ़ा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, तो इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो आर्टिकल 263 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट जो है इंटर स्टेट काउंसिल जब भी उनको लगे नेसेसरी है अब इंटर स्टेट काउंसिल, तो वो इंटर स्टेट काउंसिल जो है बना सकते हैं। ओके, और ये किसकी रिकमेंडेशन में बनी थी? सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन में बनी थी। अब इंटर स्टेट काउंसिल की अगर बात करें तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज इट इज मेंशन इन आर्टिकल 263। तो आर्टिकल 263 में मेंशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बट नॉन परमानेंट बॉडी है। ठीक है, नॉन परमानेंट बिकॉज प्रेसिडेंट जब चाहे तब बना सकते हैं। ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। कंपोजिशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरमैन है, और सीएम जो है सारे स्टेट के, और 6 यूटीज जो है वो मेंबर रहेंगे। सीएम जो है यूटीज के, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है, वो भी मेंबर रहेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर जो है चेयरपर्सन रहेंगे स्टैंडिंग कमेटी के, और 10 यूनियन मिनिस्टर भी रहेंगे। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल? ऑब्वियसली कोऑपरेशन बढ़ाना, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ठीक है, यूनियन स्टेट और उनके कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी और एक्शन बनाना। ठीक है, तो दिस इज इंटरस्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 के अंदर आता है, नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं चेयरमैन होते हैं। Now let's come to the 25 years of Indo-Naga ceasefire agreement 1997-2022। अब सीज फायर एग्रीमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागा NSCIN ने मतलब साइन की थी अगस्त 1 1997 में। आफ्टर बहुत सारे राउंड ऑफ टॉक्स हुए, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है NSCIN के साथ जो है साइन किया गया 2015 में, बट जो पीस प्रोसेस था वो फेल्ड हो गया बिकॉज डिस एग्रीमेंट हो गया बिटवीन द नागा कॉन्स्टिट्यूशन एंड नागा फ्लैग की। हमको नागालैंड जो थे नागा नागा सेपरेट नागा फ्लैग की डिमांड कर रहे थे, इसलिए जो है, तो अभी 25 ईयर्स कंप्लीट हुए, इसलिए ये न्यूज़ में नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अगर बात करें तो जो भी स्टेट को रेवेन्यू डेफिसिट होता है पैसे देने के बाद भी, तो फाइनेंस कमीशन क्या बोलती है कि आपको पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स भी स्टेट्स को देना चाहिए। अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी 7th मंथली इंस्टॉलमेंट जो है इसका रिलीज किया है 14 स्टेट्स को। पीडीआरडी जो है, ये ग्रांट जो है ये स्टेट को प्रोवाइड किया जाता है अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा किसके अंदर? अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रांट्स जो है वो स्टेट को दिए जाते हैं एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सक्सेसिव फाइनेंस कमीशन, मतलब फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है उसके थ्रू, कि वो जो है गैप जो है रेवेन्यू डेफिसिट का उसको हम मेंटेन कर सके स्टेट्स का। एलिजिबिलिटी जो है स्टेट्स की इस ग्रांट को रिसीव करने के लिए, वो जो है 15th फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगी 2025-26 तक जो है। ठीक है, अब आते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो खासी हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है मेघालय में, उन्होंने अपोज किया है स्टेट गवर्नमेंट डील विद असम टू रिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट। अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करें तो याद होगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है शेड्यूल
सिक्स्थ के अंदर बनाए जाते हैं, अंडर शेड्यूल 6 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट जो होती है अंडर 6 शेड्यूल के अंदर होती है। 6 शेड्यूल एरियाज़ जो हैं आपको पता है असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा जो है। प्रेजेंटली अगर बात करें तो 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काउंसिल है और हर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 4 मेंबर गवर्नर नॉमिनेट करता है और बाकी मेंबर एडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्ट होते हैं 5 ईयर्स टर्म्स के लिए, ठीक है। 26 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। अब पावर्स की बात करें तो गवर्नर के पास पावर है कि इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, चेंज कर सकता है नेम जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। काउंसिल के पास सिविल और क्रिमिनल जुडिशियल पावर दोनों होती हैं और जुरिडिक्शन जो है इन काउंसिल का वो हाई कोर्ट तक ही रहता है। ओके, सो दिस इज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। नाउ लेट्स कम टू महाजन कमीशन। इन 1966 अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाजन कमीशन सेटअप की। जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है महाराष्ट्र, केरला एंड कर्नाटका के बीच में, उनको रिजॉल्व करने के लिए कमीशन ने रिकमेंड किया कि 264 विलेजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र करी जाएंगी महाराष्ट्र को, एंड दैट द बेलागावी, बेलगाम एंड 247 विलेजेस कर्नाटका को। ठीक है, बेलगावी जो है वो हमारे करंटली पार्ट है कर्नाटका का। ठीक है, तो दिस इज पर महाराष्ट्र ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए तो सिर्फ यही आएगा क्वेश्चन। अगर आएगा तो महाजन कमीशन इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू द बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला। अदर थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उतना याद करके जाइए, बिकॉज उतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है, ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कंपोजिशन क्या है, कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या होता है, किसके रिकमेंडेशन में दिया जाता है, इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, कौन से मेंबर होते हैं, फंक्शन क्या है, स्टेब्लिशमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं, कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, आफ्सपा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, 9 शेड्यूल क्या है, ठीक है, कब बना था, कब ऐड किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज अगर बात करें तो 7 शेड्यूल में कितनी लिस्ट है, ठीक है, कहाँ से लिया है हमने लिस्ट सिस्टम। तो दीज आर द समथिंग्स। जोनल काउंसिल क्या है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सारी चीज़ें आपको याद करने की जरूरत है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सो नेक्स्ट लेक्चर जो है अभी हम पोस्ट करेंगे कल टुमारो। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।